फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, जिसका पार्ट थर्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि मैंने इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट और सेकंड पहले ही डाल दिया है अपने एमपीपीएससी चैनल में। तो यदि आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। और उस वीडियोज़ में मैंने थ्योरी पार्ट के बारे में कवर किया हुआ था, और पार्ट थर्ड जो है इसमें हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ के बारे में, मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि विज्ञान के मौलिक सिद्धांत से रिलेटेड होंगे और जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस सभी को आप नोट करते जाइए, और इस वीडियो की जल्दी हम फोर्थ पार्ट और 5 पार्ट भी लेकर आएंगे। तो एक एक करके आप पार्ट में डालता जाऊंगा, तो आप इसके नोट्स ज़रूर बनाते जाएं। तो आज हम डिस्कस करते हैं पार्ट थर्ड के बारे में। तो चलते हैं सीधे हम अपने वीडियो की ओर, देखेंगे कि पार्ट थर्ड में कौन कौन से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला है 10% नियम। 10% नियम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, रेमंड लिंडमैन, दूसरा है मेंडल, तीसरा है रदरफोर्ड, चौथा है थॉमसन। तो किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो ए आंसर इसका सही होगा, रेमंड लिंडमैन के द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड, दूसरा मुलिकन, तीसरा गोल्डस्टीन और चौथा थॉमसन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि थॉमसन के द्वारा इसकी खोज की गई थी इलेक्ट्रॉन की। इसके बाद देखते हैं थर्ड, देखते हैं क्या है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो 4 ऑप्शन है, रदरफोर्ड, मुलिकन, गोल्डस्टीन और थॉमसन। तो इसका सही आंसर क्या है? बी, यानी कि मुलिकन के द्वारा की गई थी किसकी? इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की खोज किसके द्वारा की गई? ये क्वेश्चन आप इसे छोड़ेंगे फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा मिस्टेक गड़बड़ हो गया है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशागति के जो वंशानुगति के विज्ञान को कहते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन है, जीव विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी, अनुवांशिकी और जैव रसायन विज्ञान। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी कि अनुवांशिकी कहा जाता है वंशानुगति के विज्ञान को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। वंशानुगति के प्रयोगों के लिए मेंडल ने उपयोग किया। तो 4 पौधे हैं, पहला पपीते का पौधा, आलू का पौधा, मटर का पौधा और केले का पौधा। तो जैसा कि आपको पता है, और ये काफ़ी फेमस भी है ये चीज़, कि मेंडल के द्वारा मटर के पौधों का यूज किया गया था। ठीक है, किसके लिए? वंशानुगति के प्रयोगों के लिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है, पृथ्वी द्वारा लगाए गए आकर्षण बल के प्रति पौधों के भाग की गति कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, हाइड्रोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म। तो सही आंसर क्या होगा इसका? जियोट्रोपिज्म, यानी कि बी आंसर जो है इसका सही होगा, जियोट्रोपिज्म कहा जाता है। ठीक है, किसके विरुद्ध? जो पृथ्वी द्वारा आकर्षण बल लगाया जाता है, जो गुरुत्वाकर्षण, उसके विरुद्ध जो पौधे ऊपर की ओर बढ़ते हैं उसे जियोट्रोपिज्म कहा जाता है, इसकी गति को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। पौधों में फोटोट्रोपिज्म की घटना के लिए कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी है? तो 4 ऑप्शन हैं, जिब्रेलिन, एल्ट्रोक्सिन और साइनोकाइटिन, और अगला क्या है? डी, ऑक्सिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि जो ऑक्सिन है वो इसके लिए जिम्मेदार होता है फोटोट्रोपिज्म की घटना के लिए पौधों में। इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। तो आगे है, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण का तंत्र किसके द्वारा दिया गया? ठीक है, मतलब जीवों का जो वैज्ञानिक नामकरण दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया गया? तो 4 ऑप्शंस है, रॉबर्ट बिटेकर, कैरोलस लिनियस, रॉबर्ट हुक और अर्नेस्ट हैकल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, यानी कि कैरोलस लिनियस के द्वारा ये दिया गया था। ठीक है, जीवों का वैज्ञानिक नामकरण, जैसे कि आपने सुना होगा होमोशेपियन मानव को कहा जाता है। ठीक है, तो एक उसके जाति को डिनोट करता है और एक उसके वर्ग को डिनोट करता है, तो 2 अक्षरों का नाम दिया गया था। तो ये कैरोलस लिनियस के द्वारा दिया जाता था, हर जाति को ऐसा दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। और इसके बाद है, 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया? तो 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया? तो 4 ऑप्शन है, मॉर्गन, बिटेकर, लिनियस और हैकल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो बिटेकर के द्वारा ये दिया गया था 5 जगत वर्गीकरण। इसके बाद क्या है अगला, जीवों की उत्पत्ति
उत्पत्ति पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, मतलब ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो 4 ऑप्शन है, डार्विन, हैकल, लिनियस और विटेकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डार्विन। डार्विन के द्वारा ये पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी गई थी। ठीक है, इसके बाद सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो 4 ऑप्शन हैं, लिनियस, हैकल, विटेकर और रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा लिनियस। सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक लिखी गई थी लिनियस के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट है, विज्ञान की किस शाखा से कार्ल बॉन लीनी संबंधित हैं? तो ये किस शाखा से संबंधित हैं? तो मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, टेक्सोनॉमी, मेडिसिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, यानी कि टेक्सोनॉमी शाखा से संबंधित है कौन? कार्ल बॉन लीनी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट देखते हैं, शैवाल संबंधित है। शैवाल किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स से शैवाल संबंधित होते हैं। ठीक है, रिलेटेड होते हैं। इसके बाद क्या है अगला? तो अगला है, द्विजगत वर्गीकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो ठीक वैसा ही जैसा कि एक ऊपर घुमा के क्वेश्चन ये कर दिया गया है, द्विजगत जो वर्गीकरण है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो कैरोलस लीनियस के द्वारा, यानी कि बी आंसर जो है इसका सही होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। जीव विज्ञान, यहाँ पे जीव विज्ञान आप कर लीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा प्रिंट टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो विज्ञान आप कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है, रा को हटा के। और इसके बाद जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवों की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण से संबंधित है कहलाती है। तो क्या कहलाती है जीव विज्ञान की वह शाखा? तो 4 ऑप्शन है, मार्फोलॉजी, इकोलॉजी, टेक्सोनॉमी और फाइटोजियोग्राफी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सी, यानी कि टेक्सोनॉमी ये कहलाती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे है, एसिटिक अम्ल परिवर्तित करता है। एसिटिक अम्ल जो है किसको परिवर्तित करता है, किसमें? तो नीले लिटमस को लाल लिटमस, यानी कि बी आंसर जो है इसका सही होगा। जो नीले लिटमस को लाल लिटमस में ये परिवर्तित कर देता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसमें नहीं किया जाता? तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? जल को शुद्ध करने में इसका यूज नहीं किया जाता। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। बाकी ये जो यहाँ पे आप कर लीजिएगा चौक निर्माण, यहाँ पे बॉक हो गया, यहाँ पे आप चौक निर्माण लिख लीजिएगा। चौक निर्माण होगा टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में और अग्निरोधी पदार्थों के निर्माण में। इन सभी के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन तो जल को शुद्ध करने में नहीं किया जाता। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो बड़े स्तर पर धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? तो किस विधि के द्वारा? तो कॉस्टनर्स अभिक्रिया, डाउन्स अभिक्रिया, सॉल्वे अभिक्रिया और नेल्सन सेल अभिक्रिया। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? सॉल्वे अभिक्रिया के द्वारा वॉशिंग सोडा का बड़े स्तर पर निर्माण किया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रंग है, किस कलर का प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है? तो हरा, नीला, लाल या सफ़ेद या रंगहीन। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो यहाँ पे आंसर होगा फ्रेंड्स प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो इसका सही आंसर होगा डी, सफ़ेद कलर का होता है। यहाँ सी गलती हो गया है, तो यहाँ पे सफ़ेद या रंगीन आप कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है। तो आप ध्यान रखिए, सफ़ेद या रंगीन यहाँ पे लिख लीजिए। इसके बाद देखते हैं आगे क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्या है। जल में धावन सोडा विलयन की प्रकृति होती है। जल में जो धावन सोडा विलयन की प्रकृति कैसी होती है? तो 4 ऑप्शन हैं, अम्लीय, एम्फोटेरिक, क्षारी, उदासीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो सी, यानी कि क्षारी होती है इसकी प्रकृति जल में धावन सोडा की, यानी वॉशिंग सोडा। इसके बाद आगे क्या है? आगे है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट क्या कहलाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा या फिर साधारण लवण या सोडा एस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सोडा एस कहा जाता है इसे। किसे? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक नाम है, 4 ऑप्शन हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड। तो इसका सही ऑप्शन जो है क्या होगा? इसका
तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसे कहा जाता है, किसे? बिरंजक चूर्ण को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है बिरंजक चूर्ण का रंग कैसा होता है? तो हरा, ईंट लाल, पीला सफ़ेद और हल्का नीला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, पीला सफ़ेद इसका रंग होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अम्ल क्षार इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा दी गई। अम्ल क्षार इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो चार ऑप्शन हैं, आर्हीनियस, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी, लुइस और या मुलिकन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, लुइस के द्वारा ये दी गई थी। ठीक है, अम्ल क्षार की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। इसके बाद क्या है अगला? पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। यह कथन दिया गया है किसके द्वारा? तो चार ऑप्शन हैं, चैडविक, डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड। सही आंसर क्या है? बी, डाल्टन के द्वारा पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण परमाणु है, ये डाल्टन के द्वारा बताया गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं रदरफोर्ड के अपने प्रयोग में कौन सी धातु का प्रयोग किया था? तो रदरफोर्ड ने कौन सी धातु का प्रयोग किया था? तो चार ऑप्शन है, एजी, एयू, एफई और कॉपर। तो एजी का मतलब क्या होता है? तो एजी का मतलब होता है चांदी के लिए यूज होता है ये। ठीक है, संकेतक। और एयू मतलब सोने के लिए, फेरस मतलब कि लोहे के लिए, और इसके बाद सीयू कॉपर के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो? एयू। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में जो सोने की पतली पतली पन्नियों का इस्तेमाल किया था, और सोने का जो रासायनिक संकेतक है वो क्या है? एयू है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, बी आंसर इसका सही है। इसके बाद नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो चार ऑप्शन है, रदरफोर्ड, विलियम क्रूक, गोल्डस्टीन, थॉमसन। तो किसके द्वारा की गई थी? रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके बाद एनोड किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो सी ऑप्शन सही होगा, गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी एनोड किरणों की खोज। इसके बाद कैथोड किरणों की खोज किसके द्वारा की गई? तो रदरफोर्ड, विलियम क्रूक, गोल्डस्टीन, थॉमसन। तो कैथोड किरणों की खोज विलियम क्रूक के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके बाद आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार होता है, तत्वों के गुण तथा भार में कोई संबंध नहीं होता है। तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं, तत्वों के गुण उनके परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं, या तत्वों के गुण उनके मूलानुपाती सूत्र के आवर्त फलन होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो बी, यानी कि आधुनिक आवर्त जो नियम है उसके अनुसार जो होता है क्या? तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या के जो है आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है? परमाणु क्रमांक की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो चार ऑप्शन है, बोहर, रदरफोर्ड, थॉमसन, मोशले। तो सही आंसर डी, मोशले के द्वारा दी गई थी। ठीक है, परमाणु क्रमांक की अवधारणा। इसके बाद क्या है अगला? आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों का बढ़ता क्रम खाली स्थान के आधार पर व्यवस्थित है। तो किसके आधार पर व्यवस्थित है? तो इसका आंसर बी होगा सही, परमाणु क्रमांक के आधार पर यह व्यवस्थित है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे क्या है? तो प्रोटॉन की खोज की किसने की थी? प्रोटॉन की खोज, तो इसका सही आंसर होगा प्रोटॉन की गोल्डस्टीन के द्वारा ये की गई थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम निम्न सिद्धांत पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम जो होता है किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो पहला ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, दूसरा कृत्रिम रेडियो एक्टिविता, तीसरा नाभिकीय संलयन, चौथा प्राकृतिक रेडियो एक्टिविता, यानी कि सी, हाइड्रोजन बम जो है प्राकृतिक रेडियो मतलब नाभिकीय संलयन की क्रिया पर आधारित होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है? सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम, मैग्नीशियम। यहाँ पे आप मैग्नीशियम कर लीजिएगा, यहाँ पे माँ लगा लीजिएगा, माँ छूट गया, यहाँ पे वो हो गया है। ठीक है, तो लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फिर सोडियम। तो सबसे हल्की धातु कौन होती है? तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। लिथियम जो होती है वो सबसे हल्की धातु होती है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखें इन चारों में। इसके बाद देखते हैं कि आगे क्या है? तो आगे है आकाश का नीला रंग इस कारण होता है, मतलब कि इन चारों ऑप्शन में से किस कारण से आकाश का रंग नीला होता है। ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परिक्षेपण या प्रकाश का व्यतिकरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, इधर उधर बिखर जाती हैं, तो उसके कारण जो है आकाश का रंग जो है नीला दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसके बाद अगला है हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? तो कारण क्या है? चार ऑप्शन से, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने लगता है। ठीक है,
इसके बाद अगला क्या है, तो अगला जो है ये है सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश जो होता है। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस प्रकाश की होती है, तो लाल ऑप्शन है, पीला है, नीला और बैंगनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी, यानी कि जो डी आंसर है इसका सही होगा। बैंगनी कलर का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने 40 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया कि इनसे रिलेटेड जो भी प्रीलिम्स के लिए एग्जाम के लिए मोस्ट है, तो आप इसे नोट्स में ज़रूर ऐड करें। और इसके जल्दी ही हम आगे के भी पार्ट लाएंगे, पार्ट 5, 6, 7 ऐसे करके लाएंगे कई पार्ट, जिसमें हम कई क्वेश्चंस के बारे में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में विज्ञान के मौलिक सिद्धांत के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहें मेरे चैनल MPPSC नोट्स इन हिंदी पर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले जितने भी न्यू वीडियोज़ हैं MPPSC के से रिलेटेड, तो उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।